नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, इसमें अलग अलग पॉइंट भी दिए गए हैं। तो पहला है, इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। सेकंड है, यह भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक थी। और नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें केवल पहला ऑप्शन सही होगा और दूसरा और तीसरा गलत होगा, क्योंकि इसमें भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया। लेकिन यह भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक है, ये गलत है, क्योंकि यह बैठक दूसरी बैठक है। और नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया था, भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री ने किया था। तो इसलिए इसका केवल पहला जो है करेक्ट होगा। सेकंड है, 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने 13वें राष्ट्रीय बालिका दिवस के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान शुरू किया? पंख अभियान यानी कि ये जो होगा मध्य प्रदेश। 24 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश ने 13वें राष्ट्रीय बालिका दिवस के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख योजना का इन्होंने शुभारंभ किया। और राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 24 जनवरी को ही मनाया भी जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए किस देश को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो ये उज्बेकिस्तान। कौन होगा? उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास के 38वें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर पर सम्मेलन के अनुसार 2020 के लिए भारत की एफडीआई रेट कितनी थी? तो भारत की एफडीआई रेट जो है ये 13% की वृद्धि थी। नेक्स्ट है, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था गोवा, यानी कि पणजी, गोवा की राजधानी पणजी में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला कथन है कि G7 दुनिया की 7 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों का समूह है। अगला है, G7 के संस्थापक सदस्यों में भारत है। नेक्स्ट है, 2021 में होने वाले 46वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से केवल तीसरा जो कथन है यह सही है। पहला और दूसरा कथन क्या होगा? पहला और दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसमें G7 दुनिया की 7 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश न होकर के ये 7 विकसित देश हैं और G7 के संस्थापक सदस्यों में से भारत नहीं है। तो इसलिए इसका केवल ऑप्शन नंबर 3 जो है क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें 46वां G7 शिखर सम्मेलन था और इसकी मेजबानी ब्रिटेन कर रहा था। चलिए अब हम अगले की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट सम्मान दिया? लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किस देश ने दिया? तो लीजन ऑफ मेरिट सम्मान जो है अमेरिका द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे ब्लू फ्लैश प्रमाणन क्या है? तो ब्लू फ्लैश प्रमाणन यह जो है यह विश्व का सबसे मान्यता प्राप्त व प्रतिष्ठित स्वैच्छिक इको लेवल अवार्ड है जो समुद्र तटों को प्रदान किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, समुद्र तटों को दिया जाने वाला पर्यावरण हितैषी प्रमाण पत्र। चलिए हम अगले की बात करते हैं। स्वदेश विकसित पहली निमोनिया की वैक्सीन निमोसील का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो निमोसील एक वैक्सीन है जो कि यह निमोनिया के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। निमोनिया के उपचार के लिए यह स्वदेश में ही विकसित की जाने वाली पहली वैक्सीन है। चलिए हम अगले की बात करते हैं। हाल ही में संपन्न हुए इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो है ओम पुरी को सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इनको ये अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो देव नाम प्रिय नाम जो है यह अशोक को दिया गया था। अशोक को देव नाम प्रिय भी कहा गया था और इन्हें जो है प्रियदर्शी भी कहा जाता है और इन्हें बुद्ध शाक्य भी कहा जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक हैं बाण भट्ट। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की? तो तुलु राजवंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। और वीर नरसिंह कौन थे? तो वीर नरसिंह थे वीर नरसिंह तुलु वंश की स्थापना करने वाले नरसा नायक के ये पुत्र थे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किला में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो ये की थी
शाहजहाँ ने। और शाहजहाँ के शासनकाल को क्या कहा जाता है, तो इनके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और शाहजहाँ के द्वारा ही लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरे का मोती मस्जिद और ताजमहल का निर्माण भी जो है शाहजहाँ के ही द्वारा किया गया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे, तो हुमायूं नामा के लेखक थे, ये गुलबदन बेगम थी। ये गुलबदन बेगम कौन थी, तो ये जो है गुलबदन बेगम ये हुमायूं की सौतेली बहन थी और इन्होंने ही हुमायूं नामा का रचना किया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था, तो अवध का प्रथम नवाब थे शहादत खां। शहादत खां अवध के प्रथम नवाब थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता नहीं की, तो इसमें जो है 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए इसमें जो है ग्वालियर के सिंधिया थे, इन्होंने भी जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया। हैदराबाद के निज़ाम थे, इन्होंने भी जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया। और भोपाल के जो सिकंदर थे, भोपाल की जो सिकंदर बेगम थी, इन्होंने भी जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया। यानी कि इसमें केवल अवध की जो बेगम हजरत महल थी, यही जो 1857 के विद्रोह में लखनऊ का इन्होंने क्या किया था, तो लखनऊ का नेतृत्व किया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। इनमें से गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और वह क्रांतिकारी नेता नहीं थे, जबकि अन्य सभी क्या थे, क्रांतिकारी नेता थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु किसे कहा जाता था, तो देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र ये जो है सावित्री देवता को समर्पित है। अगला है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है, तो भारत का मानक समय मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर है। अगला है, चिल्का झील स्थित है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी समुद्र से लगने वाली झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्र से होकर लगने वाली झील है। चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है, यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, तो उकाई बांध जो है यह गुजरात की एक बांध है और यह इस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, यानी कि कौन सा फसल उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पे नहीं है, तो इसमें जो है ये जो है चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान में नहीं है। और वहीं बात करें गेहूं उत्पादन की, तो गेहूं उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। चलिए हम अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कपास अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है यह स्थित है नागपुर में। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो यह जो है नागपुर में है। और बात करें केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की, तो यह है कटक में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह लखनऊ में है। और केंद्रीय आलू संस्थान की बात करें तो यह है शिमला में। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो यह है राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। और राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान यह है देहरादून यानी कि उत्तराखंड में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, तो संविधान की आत्मा के रूप में प्रस्तावना को माना गया है, यानी कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली जो है हम भारत के लोग, यह कहाँ से ली गई है, तो यह ली गई है अमेरिका से। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे नहीं है, तो मृत्युदंड के मामले में क्षमा दान देने का अधिकार किसे है, तो यह जो है यह केवल राष्ट्रपति को है। अगला है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है यह है 552। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया,
तो पंचायती राज को जो है 1992 में जो जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय जो है भारत पंचायती राज प्रणाली को जो है औपचारिक रूप दे दिया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है श्रीमती सुचेता कृपलानी बनी थी, जो कि कहाँ की थी? जो कि उत्तर प्रदेश की थी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आयात निर्यात एग्जिम बैंक कब स्थापित हुआ था? तो आयात निर्यात एग्जिम बैंक जो है भारत में यह स्थापित हुआ था 1982 में, और 1982 में ही जो है नाबार्ड की भी स्थापना हुई थी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? तो भारत में जो है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर 53 है। कितने हैं? 53 है। हृदय योजना का संबंध है, हृदय योजना का संबंध है राष्ट्रीय विरासत विकास से, यानी कि हृदय योजना जो है यह राष्ट्रीय विरासत विकास से संबंधित है, यानी कि जो राष्ट्रीय विरासत है उनके संरक्षण से संबंधित है। यह कौन है? तो यह योजना है हृदय योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? तो भारत के थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं यह प्राथमिक पहला इसमें कूट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली सेवाएं, विनिर्मित उत्पाद। तो इसमें कौन कौन सही है? तो इसमें पहला भी सही है, थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा भी है ईंधन और बिजली। उसके बाद तीसरा नहीं होगा, सेवाएं नहीं होगा, और चौथा विनिर्मित उत्पाद ये होगा, यानी कि इसमें पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? तो वह है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समतापमंडल। समतापमंडल में क्या होता है? तो समतापमंडल से पृथ्वी से निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो समतापमंडल से टकराकर पृथ्वी पर वापस चली आती है, जबकि आयनोस्फीयर, जिसको हम आयन मंडल कहते हैं, उससे रेडियो तरंगे टकराकर वापस पृथ्वी पर आती है। तो जो विकिरण होता है वह क्या होता है? समतापमंडल से टकराकर वापस आ जाता है, और जो रेडियो तरंगे होती हैं वह आयन मंडल से टकराकर पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? वह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य था पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना? तो वह था ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज एक करेक्ट। नेक्स्ट है, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो भूक्षरण जो है यह वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया? जल स्थानांतरण, यानी कि जल स्थानांतरण के सिद्धांत का खोज किसने किया? तो ये खोज किया था न्यूटन ने। न्यूटन ने खोज किया कि जल स्थानांतरण सिद्धांत का खोज जो है ये आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। जल स्थानांतरण का जो है संबंध आर्किमिडीज से है, और ये जो है आर्किमिडीज इसके खोज किए थे। चलिए हम अगले की बात करते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट है, सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, यानी कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वह क्या कहलाता है? ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है उसे हम मिश्रित उर्वरक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मिश्रित उर्वरक कहते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? दिया है तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, तो ये जो है न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी और यह मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण क्या होगा? तो इसका एक उदाहरण किण्वन होगा। किण्वन प्रक्रिया के ही द्वारा दूध जो है दही के रूप में जो है क्या होता है? जमता है, और इसके खट्टे होने का कारण भी यही है क्योंकि यह एक जैव रासायनिक क्रिया है और इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित हो जाते हैं। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे क्रिकेट का संबंध अंपायर से है, तो
फुटबॉल का संबंध किससे होगा? तो फुटबॉल का संबंध रेफरी से होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक कूट भाषा में यदि टेबल को यस वाई वाई एच जेड लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा? तो जैसे टी से टी है, टी से क्या हो रहा है? यस कन्वर्ट हो रहा है तो एक माइनस हो रहा है। फिर ए से वाई में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 माइनस हो रहा है। फिर बी से वाई में कन्वर्ट हो रहा है तो बी से वाई में कन्वर्ट हो रहा है तो 3 माइनस हो रहा है। और फिर यल से एच में कन्वर्ट हो रहा है तो 4 माइनस हो रहा है। और फिर ई से जेड में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे 5 माइनस हो रहा है। इसी तरह से चेयर को जो है इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम चेयर को भी लेंगे तो सी में जब 1 माइनस किया जाएगा तो क्या होगा? बी होगा। सी में जो है जब 1 माइनस किया जाएगा तो बी होगा। और फिर जब एच में 2 माइनस किया जाएगा तो एफ होगा। और फिर जब ए में 3 माइनस किया जाएगा तो एक्स होगा। और फिर जब आई में जब 4 माइनस किया जाएगा तो ई होगा। और फिर जब आर में 5 माइनस किया जाएगा तो वह यम होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दिन में एक घड़ी की सुइयाँ आपस में कितनी बार मिलती हैं? तो एक दिन में एक घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वह 22 बार जो है एक दूसरे के संपाती होती हैं, यानी कि एक दूसरे से आपस में मिलती हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, निर्णय लें कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। पहला कथन है कि क्या इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। और नेक्स्ट है इसका तर्क क्या है? तो इसके 2 तर्क हैं। पहला है हाँ, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन प्रदूषण पैदा नहीं करते। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन जो होते हैं वह प्रदूषण नहीं पैदा करते। और नेक्स्ट है नहीं, चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता है। तो इन दोनों जो तर्क हैं इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें केवल फर्स्ट ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी इसीलिए दी जानी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक जो दोपहिया वाहन होते हैं वह प्रदूषण नहीं पैदा करते हैं। जबकि इसका कोई तर्क नहीं है कि नहीं, चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता है। तो इसका जो है तर्क 1 यानी कि यह जो है ज़्यादा सही होगा, यानी कि केवल तर्क 1 मजबूत है, इसका करेक्ट आंसर होगा।